31 दिसंबर 2022 से पहले आपने एफबीआर को डीम रेंटल इनकम टैक्स अदा करना है। क्या ये टैक्स सही है या नहीं? वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। फर्स्ट ऑफ ऑल जी लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर कि मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही पब्लिक फाइनेंस जो है वो मेरी डोमेन है, बट स्टिल दिस इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू रियल एस्टेट सेक्टर जिसमें मैं ऑपरेट करता हूँ। सो आई रियली वांटेड टू कमेंट ऑन इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट फॉर सम ऑड रीजन आई कुडंट डू इट। ठीक है, बेसिकली स्टोरी का बैकग्राउंड ये है कि रवां जो फिजिकल ईयर है उसमें बजट जब प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से, तो वेरियस सेक्टर्स के ऊपर मल्टीपल टैक्सेस जो हैं वो लाद दिए जाते हैं। उनमें से एक टैक्स रियल एस्टेट सेक्टर पे भी बहुत से लगे। उनमें से एक ये भी था कि आपने जो आपके पास प्रॉपर्टी है एक से ज़्यादा और उसकी अगर वैल्यू 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप पे अज्यूम किया जाएगा कि आपको 5% प्रॉफिट हुआ है। उस 5% का 20% जो है वो आपने डीम रेंटल इनकम टैक्स अदा करना है। ठीक है, इट डजंट नेसेसरीली मेंट कि आपके पास कोई घर हो दूसरा। व्हाट इट मेंट कि अगर आपके पास एक घर है, उसके ऊपर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, प्लॉट हो, बेशक खाली हो, कुछ भी ना बनाओ, फिर भी हम ज्यूम करेंगे, हम डीम करेंगे, ठीक है, कि आपको 5% जी प्रॉफिट हो गया है, फेयर मार्केट वैल्यू का 5% प्रॉफिट हुआ है, उसका 20% जो है अपने एफबीआर को डीम रेंटल इनकम टैक्स अदा करना है। ठीक है, विच इफेक्टिवली मेंट 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्ली कन्वीनियंट हो कि वो डीसी एफबीआर रेट पे इसको जो है वो कैलकुलेट करके चार्ज कर लें। बट सेंस जो वर्डिंग यूज़ हुई है वो फेयर मार्केट वैल्यू की है, उसका तो यही मतलब है कि जो भी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है उसके मुताबिक आपने टैक्स अदा करना है। क्योंकि अगर आप बाकी टैक्सेस देखें जो रियल एस्टेट सेक्टर पे लगते हैं, वो तो लगते हैं एफबीआर डीसी रेट के वैल्यू पे, बट इसके लिए वर्डिंग डिफरेंट यूज़ होती है, वो है फेयर मार्केट वैल्यू की। बेसिकली ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को अमेंड करके, उसमें सेक्शन 7E ऐड किया जाता है जिसमें इस टैक्स का जिक्र है। ठीक है, और उसमें सेक्शन 7E में ये भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से लोग जो है वो पोटेंशियली एग्जाम्प्ट होंगे इस डीम रेंटल इनकम टैक्स से। ठीक है, अब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये जो टैक्स है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में फोर्थ स्केड्यूल में लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है वो प्रेजेंट की गई है, जिसमें पार्ट 1 में आप देखते हैं कि उन सब्जेक्ट्स का जिक्र किया गया हुआ है जिनके बारे में नेशनल असेंबली लॉज बना सकती है। उसमें अगर आप एंट्री नंबर 50 देखें, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ पे, इसमें खोल के रखी हुई है कि ये जो नेशनल असेंबली है वो लॉ बना सकती है रिगार्डिंग टैक्सेस ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स, नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद है ज़मीन। आप कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट पे टैक्स लगा सकते हो, लॉ बना सकते हो, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी उसमें शामिल नहीं है। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का तो ये चैप्टर ही नहीं है, तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाएं। ठीक है, अच्छा, फिर आप देखिए जी सेक्शन एंट्री नंबर 47, ये मैं उसी फोर्थ स्केड्यूल की बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, यू गाइस कैन गो एंड चेक। जो नेशनल असेंबली है वो लॉज बना सकती है ताकि टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, रिगार्डिंग टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, अगेन इनकम का जिक्र है, इसमें तो आपको प्रोविजन ही नहीं देगी कि आप डीम्ड पे जो है वो डीम्ड बेसिस पे टैक्स लगा सकते। एनी टैक्स इन पाकिस्तान जिसमें ये डीम्ड का लॉजिक यूज़ की है, ये टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र ही नहीं है। ठीक है, अब ये सवाल पैदा होता है कि एफपीआर के मुताबिक टैक्सेबल इनकम है क्या? व्हाट इज इनकम जिसको आप टैक्स करते हैं? नाउ लेट्स गो एंड चेक इट आउट। आप देखें जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, अगेंस्ट मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, उसमें चैप्टर नंबर 3 में उसके सेक्शन 11 में हेड्स ऑफ इनकम का जिक्र है। बेसिकली इनकम डिफाइन की जा रही है कि इनकम क्या है। उसमें लिखा हुआ है सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनके ऊपर टैक्स लगा सकती है फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, अब आप ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन उनका देखें कि उन्होंने आगे सारे एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। और पार्ट 3 में सेक्शन 15 में इनकम ऑन प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन
फॉर अ टैक्स ईयर उस पर आप जो है वो टैक्स लगा सकते हो, बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट्स पार्ट ऑफ योर इनकम, विच इज़ फेयर। आपको इनकम हुई है, आपको रेंट मिला है, दैट इज पार्ट ऑफ योर इनकम, आपको इसको टैक्स अदा करना चाहिए। बट द वर्डिंग विच इज यूज इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 चैप्टर 3 पार्ट 3 उसका भी 15 सेक्शन, रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीवेबल को अगर आप डीम समझ रहे हैं तो दैट इज एंटायरली रॉन्ग, बिकॉज रिसीवेबल इज नॉट द सेम थिंग एज डीम्ड। अब रिसीवेबल क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको रेंट देना है, जो फाइलें जो डेट है टैक्स फाइल करने की वो आज है, ठीक है। तो उसमें अगर मैंने टैक्स आपको नहीं अदा किया हुआ, ड्यू डेट जो है वो 2 दिन 3 दिन बाद बनती है, तो मैं उसको भी ऐड करूंगा एज रेंट रिसीवेबल, ठीक है। और जो टैक्स जो रेंट जिसने देना है वो उससे कहेगा रेंट पेएबल, ठीक है। डीम का कोई इसमें लेना देना नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है। बेसिकली मुझे क्या लगता है कि मे बी इट्स अ फॉर्म ऑफ वेल्थ टैक्स, कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है हम उस पर टैक्स लगाएं। अब टेक्निकली पाकिस्तान में राइट नाउ कोई वेल्थ टैक्स नहीं है। अब मे बी दिस इज अ फैंसी वे टू इम्पोज वेल्थ टैक्स ऑन द पीपल, ठीक है। अच्छा, अब आप एक और चीज़ देखें, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ड्यूरिंग द रिसर्च आई केम अक्रॉस दिस, खास तौर पे वो लोग जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि इट्स अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो तो है ही प्रोविंस का सब्जेक्ट। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तो प्रॉपर्टी टैक्स लगा ही नहीं सकती। हाँ, इनकम पे लगा सकती है, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम पे लगा सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स पर से नहीं लगा सकती ज़मीन पे, ठीक है। और दूसरे एसेट्स की कैपिटल वैल्यू पे टैक्स लगा सकती है, प्रॉपर्टी पे नहीं लगा सकती। मैंने आपको लेजिस्लेटिव लिस्ट में एंट्री नंबर 50 पढ़ के बताई कि मूवेबल प्रॉपर्टीज में लाओ नहीं, ठीक है। सो एक तो ये भी वायलेशन होगी कि आप प्रॉपर्टी अगर इफ दिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स तो वो तो आपका चैप्टर ही नहीं है, आपका सब्जेक्ट ही नहीं। अच्छा, अब अगर आपका पॉइंट वेल्थ टैक्स नहीं है, ठीक है, आपका पॉइंट है कि हम जो है वो डिस्करेज करें जो एक्सेसिव स्पेकुलेशन होती है रियल एस्टेट सेक्टर में, और लोग एम्प्टी प्लॉट्स लेके छोड़ देते हैं। बिकॉज आई लिसन टू एन इंटरव्यू बाय मिफ्ता इस्माइल साहब बिफोर ही बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें वो एम्प्टी प्लॉट्स का जिक्र कर रहे थे कि जी लोगों ने एम्प्टी प्लॉट्स लेके रखे हुए हैं जो टैक्सेबल ही नहीं है, उन पर टैक्स ही नहीं लग रहा, लोगों की वेल्थ पड़ी हुई है उसमें। वो जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर पे चार्जेस पड़ते हैं लोगों को, वो FBR के और पंजाब हुकूमत के या किसी भी दूसरे प्रोविंस से रिलेटेड जो लोग पे करते हैं, बस वही है, वो पड़े रहते हैं, उस पर टैक्स ही नहीं पे होता। अगर आपका मोटिव ये था कि हम एक ऐसा टैक्स लगाएं कि स्पेकुलेशन डिस्करेज हो, तो उसके लिए कैपिटल गेन्स टैक्स इज़ अ वेरी गुड मेजर, जो आपने ऑलरेडी जो है उनकी स्लैब्स को चेंज कर दिया। वी डिड अ वीडियो ऑन दैट एज वेल कि अगर आपने इतने साल बाद बेचेंगे तो आपको एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा, इतने साल बाद बेचेंगे तो आपको एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा, इतने साल बाद जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टैक्स। दैट इज़ फेयर। क्योंकि जो स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं वो तो शॉर्ट टर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। उनको अगर आप डिस्करेज करने के लिए ये काम कर रहे हैं तो विच इज़ फाइन, बिकॉज स्पेकुलेशन इज द ओनली बिगेस्ट रीजन इन पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट जो प्राइस को आपकी और मेरी रीच से बाहर ले जाता है। अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस राइट नाउ पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट में, दैट इज बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन, ठीक है। जो लोग बयाने करते हैं और मल्टीपल टाइम्स ओवर करके सेल करते हैं, नेचर ऑफ द बिजनेस मैं अक्सर बताता हूँ, इट्स जस्ट द वे द बिजनेस इज। और ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इनकरेज किए पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर को बिला वजह इंसेंटिव्स दे के जो टैक्स इंसेंटिव्स दे के आपने इनकरेज किया इस चीज़ को। अब ये एनिमल इतना स्वेल हो गया हुआ है कि हमारे लिए वाइट एलिफेंट बन चुका हुआ है, हम इसे कंट्रोल कैसे करें? सबसे बिगेस्ट सेक्टर है पाकिस्तान का, इसको कुछ करेंगे तो लोगों का तो दिवालिया हो जाएगा, ठीक है। वाइट एलिफेंट बन चुका है। सो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, अगर आपने स्पेकुलेशन को डिस्करेज करना है तो ये अच्छे मेजर्स नहीं है। कैपिटल गेन्स टैक्स आपने लगा लिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड मेजर। दूसरा, आप इस पे टैक्स लगाएं कि अगर आपने की प्रॉपर्टी ली है आप उसको एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में नहीं अगर उस पर कंस्ट्रक्शन करते हो तो आप टैक्स पे करें, ये भी एक पोटेंशियल मेजर है। ये तो डबल ट्रिपल टैक्सेशन शुरू हो गई है ना, कि हमने कैपिटल गेन्स टैक्स भी देना है, हमने प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है, हमने सूबाई जो हुकूमत है उसको ये डीम रेंटल इनकम टैक्स भी पे करना है। मुझे तो कोई इनकम ही नहीं हुई, आपने डीम कर लिया कि मुझे इनकम हुई है, बाकी टैक्स आप लगाएं, विच इज़ वेरी गुड। और रादर देन कि आप इस तरह के मेजर्स को यूज़ करके स्पेकुलेशन को कंटेन करें, आप रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रीरा जो आज से 2 साल पहले बनी है उसके बाई लॉज बना लें,
बाय लॉज बना लें, उसमें कोई इस तरह की प्रोविजंस इनिशिएट करें कि स्पेकुलेशन कंटेन हो, ठीक है। या एक और बड़ा अच्छा इसका तरीका है, मैं समझता हूँ परहैप्स द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंटेन स्पेकुलेशन, कि आप डीसी रेट को और एफबीआर रेट को उठा के मार्केट रेट पे लें। आप कह लीजिए कि आप जो स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट कर रहे हैं उस रेट के ऊपर टैक्स पे करें। बड़ी सिंपल सी बात है, स्पेकुलेशन जो है वो कंटेन हो जाएगी, रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइजेस का अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस भी खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो दिस इज माय टू सेंट्स ऑन द इशू ऑफ डीन रेंटल इनकम टैक्स, और या क्या ये लॉ ठीक था या नहीं था, और हाउ कैन वी कंटेन inflation, the speculation in the real estate sector. We will keep producing such videos. Do subscribe to our channel Property Gupshup. Thank you very much.